सुवेद गजल, अशरफ अमान एंड शिराज अहमद शिराजी। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर आज हमारे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उन पर बात करेंगे। और वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। बिल्कुल गज़ल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का 25वां इजलास हुआ। इजलास स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के हेडक्वार्टर्स में हुआ और इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, तीनों मसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर खजाना शौकत तरीन और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी शिरकत की। जी हाँ, नेशनल कमांड अथॉरिटी ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों के हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। इसके साथ साथ शुरा ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। NCA को खत में जारी तनाज़ात और इलाकाई सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। बिल्कुल जी, और इजलास के दौरान तरबियत के आला मयार स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा गया, जबकि मकासद के हुसूल में कोशिश करने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स की तारीफ की गई। जी हाँ, इसके साथ साथ नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान जोहरी अदम फैलाव के इक़दामात को बेहतर बनाने की आलमी कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। बिल्कुल जी, और खित्ते में मौजूदा तनाज़ात के हवाले से नेशनल कमांड अथॉरिटी को तफसीली ब्रीफिंग दे दी गई। खित्ते में रिवायती और स्ट्रेटेजिक हथियारों की दौड़े NCA ने तशवीश का इजहार किया और NCA के मुताबिक हथियारों की दौड़ से पैदा सूरत हाल खित्ते में अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। जी हाँ, और पाकिस्तान हथियारों की दौड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। बिल्कुल जी, इंतहाई अहम ये इजलास था गजल, और इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। शेख रशीद अहमद शरीक रहे, परवेज़ खट्टक शरीक रहे और साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस इजलास में शिरकत की। जी हाँ, और बहुत सी बातों पर जी बात की गई है, ब्रीफिंग दी गई है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात हुई है, जिसमें बायमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बिल्कुल जी, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला केमेनारा ने अहम मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन बाहमी तावन के फरोग का मामला भी ज़ेर गौर आया। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुलाकात हुई है और तमाम जो बातें हैं वो हल होंगी और उसके बाद बहुत सी बातों पर तबादला ख्याल भी किया गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि बायमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बिल्कुल गजल, और इस मुलाकात में यूरोपीय यूनियन की सफीर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बिल्कुल भी, और सराहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा इस खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल पर बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा बात की है तो अफगान अमल की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौका अपनाया है कि जब अफगानिस्तान में अमन की फिजा कायम होगी तो पूरे खित्ते में जो है अमन और अमान की फिजा कायम होगी। जी हाँ, इसके बाद दोबारा से अफगानिस्तान की बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, और आपको बताएं कि अफगानिस्तान से मुतालिक तमाम पेशगोइयाँ और अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क में तब्दीली एक हकीकत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में होने वाले वाक़यात ने हमारे खित्ते को आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। बिल्कुल जी, सूरत हाल की खरवट बैठती है और इसके अफगानिस्तान हमारे खित्ते और उमूमी तौर पर दुनिया के लिए गहरे मुज़मरात है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये वाज़ेह है कि किसी को भी ये गुमान नहीं हो सकता कि हालात इस तरह तब्दील होंगे जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनियाद की दीवार साबित होगी और अफगानिस्तान की हुकूमत का खात्मा जो है वो इसमें भी शामिल है। कबल होने वाले तमाम अंदाजे और पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि गैर मुतवक्की और अचानक वकूफ़ पज़ीर होने वाले इन वाक़यात से कतई नज़र अहमियत इस अमल की है कि दहाइयों से जारी खून खराबा और दो दुनियाएं नहीं गया, तवील तनाज़े और खाना जंगी का इम्कान बज़ाहिर टल गया है। बहुत खदशा था कि मुहाजिरीन के बड़े पैमाने पर हिजरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जो
थी वो पेचीदा और गैर मुस्तकम ही रही। बिल्कुल। अब शाह महमूद कुरैशी ने बात की महाजरीन के हवाले से। गज़ल आपको बताना चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन अफ़गान महाजरीन जो है वो 40 साल से यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर है, यहाँ पर उनका कारोबार भी है। और पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ था अफ़गान महाजरीन का, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर हम इतने इकनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि हम मज़ीद महाजरीन को यहाँ पर बर्दाश्त कर सके। और जब अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई तो हमें ये खौफ जो है लाहक था कि जो अफ़गान महाजरीन वहाँ से आएंगे कहाँ रखेंगे हम उनको, उनकी सहूलियात के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको कैंप में किस तरह हम रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ था, क्योंकि जब किसी मुल्क में हालात ख़राब होते हैं तो जो पड़ोसी मुल्क होता है वहाँ पर महाजरीन जाते हैं। तो अफगानिस्तान की बिल्कुल करीब पाकिस्तान था और हमें डर था, खौफ था कि वो महाजरीन जब पाकिस्तान आएंगे तो हम इनको कैसे रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो है 40 साल से 3 मिलियन जो अफगानी बाशिंदे हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। तो एक खौफ और डर की फिजा जो है कायम हो गई थी। लेकिन अब हालात इतने वहाँ पर कंट्रोल हो गए कि अब महाजरीन को जो है ऐसे करने की ज़रूरत भी न पड़ी। जी हाँ, इसके बाद एक और अच्छा इकदाम जो पाकिस्तान ने किया है वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर खुराक और अद्वियात भिजवाने का भी फैसला किया है। बिल्कुल जी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने अपने एक बयान में कहा कि इमदादी सामान लेकर 3 C-130 तैयार जो है अफगानिस्तान जा रहे हैं। फ़िज़ाई रास्ते से फौरी इमदाद के बाद ज़मीनी रास्ते से इमदाद भिजवाई जाएगी। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में अफगान भाइयों के इमदाद जारी रखेगी। आलमी बरादरी बहरान में अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए किरदार अदा करे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा इकदाम है जो पाकिस्तान ने उठाया है। और पहले फ़िज़ाई तौर पर ये चीज़ें भिजवाई जाएंगी, उसके बाद ज़मीनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अबूरी अफगान हुकूमत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान का ये भी कहना था कि उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत मुल्क में अमन व सलामती के लिए काम करेगी। बिल्कुल। और अबूरी हुकूमत वहाँ पर कायम हो चुकी है। अब देखना होगा कि अफगान तालिबान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त तमाम उम्मती मुस्लिमा पूरी दुनिया की जो नज़र है मरकूज़ है अफगानिस्तान के ऊपर। और अब इनके लिए एक चैलेंज है कि क्या ये हुकूमत चला सकते हैं, क्या ये अफगानिस्तान की सलामती, अफगानिस्तान के बका, अफगानिस्तान के अमन व अमान के लिए क्या किरदार जो है वो निभाएंगे, किस तरह वो अफगानिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। तो उनके कंधों पर जो है गज़ल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब देखना होगा कि जो अफगान तालिबान है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर ओहदा किसी मुल्ला को, हर ओहदा किसी कारी को जो है दिया गया है। और यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि हम देखते आए हैं कि उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में जब हुकूमत कायम की जाएगी तो ख़वातीन को भी एक ख़ास महसूस जो सीटें हैं वो देंगे, हमारे साथ शाना बशाना काम करेंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ख़वातीन को जो अफगानिस्तान की ख़वातीन है उनको हुकूमत में शामिल तो नहीं किया गया। लेकिन कल एक बहुत बड़ी पेश सामने आई है कि जो अफगान वुमेन टीम है उनको जो है बैन कर दिया गया है। हम बात करेंगे इन तमाम सूरत हाल पर। आसिफ शहजाद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि उनको लाइन पर ज़रा ले लें, उनसे बात करेंगे इन तमाम सूरत हाल पर, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी है आसिफ शहजाद साहब अफगानिस्तान में मौजूद है। उनसे इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या क्या उन्हें देखा। गज़ल तो अफगानिस्तान की वज़ारतें जो है वो मुल्ला वगैरह को दे दी गई हैं। और पहले अफगानिस्तान की जानिब से यही कहा जा रहा था कि औरतें हमारे शाना बशाना काम करेंगी, हमारे साथ हर काम में हिस्सा लेंगी। और लेकिन अब जो है वो ये देखने में सामने आ रहा है कि औरतों को किसी भी किस्म की कोई वजारत नहीं दी गई। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं अफ़गानिस्तान से, उनसे बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर, जो भी मामलात वहाँ पर पेश आ रहे हैं किस हद तक कंट्रोल हुए हैं और क्या जो है वो आगे होगा, और क्या औरतों को वजारतें दी जाएंगी या नहीं, औरतें उनके साथ काम करेंगी या नहीं, जिस तरह पहले यही सुनने में आ रहा था। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि कोई भी औरत को इस तरह की वजारत नहीं दी गई है। और बिल्कुल जो गज़ल जिन खातून सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया था अफगान तालिबान के कमांडर का, वो खातून भी अफगानिस्तान छोड़ कर चली गई है। और वो उन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई से बात की थी कि आप मुझे यहाँ से निकालने मदद करें। मलाला ने उनकी मदद की और वो जब अफगानिस्तान से गई तो उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ जो था ये प्री प्लान था, ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान अपना एक इमेज जो है बेहतर बनाना चाहते थे, वो ये उनके गेम का एक हिस्सा था। तो इसलिए वो अफगानिस्तान छोड़
कर चली गई है, और अब हम देखते हैं कि क्या वाकई जो वहाँ की ख़वातीन है उनको आज़ादी मिलती है कि नहीं। लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे ज़ाहिर तौर पर, जो उनके तर्जुमान तालिबान के तर्जुमान, उन्होंने कहा था कि हम ख़वातीन को बराबर के हुकूक देंगे, हम ख़वातीन को अपनी काबीना में शामिल करेंगे, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है उनमें किसी भी खातून का नाम और निशान तक नहीं है। जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर हमारी हुकूमत कायम हो जाती है तो हम अमन की फ़िज़ा कायम करेंगे और अमन व अमान कायम करेंगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जो है वहाँ पर धमाके और वही सब कुछ पुरानी रूटीन देखने को आई है। तो वहाँ पर दाइश है और वो जो है इसे कुछ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं अफ़गान तालिबान के बाद। क्योंकि जब भी हमने बात की है अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर, हमने यही बात की है कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक होंगे तो खित्ते के हालात ठीक होंगे। जो है आलमी बिरादरी बहरान में अफ़गानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए किरदार अदा करे। उसके बाद अबूरी अफ़गान हुकूमत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान ने ये कहा था कि अबूरी अफ़गान हुकूमत मुल्क में अमन व सलामती के लिए काम करेगी, और बार बार यही दावे किए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से, कि जो है हुकूमत आई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तमाम तर हालात जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन जो जिन्होंने इंटरव्यू किया था, जो कि लेडीज सहाफ़ी थी, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये सब प्री प्लान था। और अगर ये प्री प्लान था तो किस वजह से, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्यों ये सब किया गया, और क्यों जो है ये कहा गया कि औरतों का जो है वो बेस्ट इमेज क्रिएट होगा, औरतों को हर काम में करने की इजाज़त होगी, हमारे साथ शाना बशाना काम करेगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो औरतों का कुछ भी देखने को सामने नहीं आया, कोई भी वजारत उनको नहीं मिली। बिल्कुल गज़ल, और वहाँ की ख़वातीन जो है हम देख रहे थे कि वो प्रोटेस्ट भी कर रही थी कुछ दिन कबल, और उन्होंने नारे भी लगाए थे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। और ज़ाहिर तौर पर वही ख़वातीन हैं जो चाहती थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो तरक्की करे, और हम देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान में खुशहाली आई थी, अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है एकदम से जो है तालिबान बरसर इक़्तिदार आए, एकदम से उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा किया। फिर हमने देखा कि पंजशेर में जो है इनके ख़िलाफ़ जो है रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी जो है पेशरफ सामने आई थी पंजशेर के हवाले से, और पंजशेर में जो है मज़ाहमत की गई थी अफ़गानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने वहाँ के लोगों से मिलकर, क्योंकि वो चाहते थे कि तालिबान वहाँ पर ना आए। फिर वहाँ पर तकरीबन गज़ल 40 के करीब जो अफ़गान तालिबान थे वो वहाँ पर हिलाक हो गए, जाम बहक हो गए इन्हीं झड़पों में। और उसके बाद अफ़गान तालिबान को वहाँ भी कामयाबी मिली, और उन्हें अपने झंडे वहाँ पर जो है वो लहराए रखे। देखा जा सकता है कि किस तरह तालिबान जो है वो खुशी मना रहे हैं, और तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये बयान भी सामने आया था कि कोई भी फायरिंग या फिर कोई इस तरह की चीज़ को, असलहे को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। और आई थिंक सो, मुझे भी यही अब लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान ही था, जिस तरह के सब कुछ पहले बातें की गई, लेकिन उसके बाद कोई भी रद्द-ए-अमल देखने को सामने नहीं आया है। बिल्कुल, और तालिबान का एक मनफी इमेज बन गया था। उस इमेज को ठीक करने की, क्योंकि गज़ल आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भी था कि तालिबान जो है अब वो 80 के दहाई के तालिबान नहीं रहे, अब वो बहुत चालाक हो गए हैं, अब वो दुनिया के साथ चलने के काबिल हो गए हैं। तो अब ये जो है दुनिया के साथ चल रहे हैं, और हम यही देख रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान जो है वो हुआ है। जिस तरह वो अफ़गान जो सहाफ़ी थी उसने भी यही कहा कि ये सब कुछ जो है ये प्री प्लान हो रहा है। और इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ शहजाद साहब, अफ़गानिस्तान से ही वहाँ पर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि डे फर्स्ट से वहाँ पर वो मौजूद है। और क्या क्या देखा उन्होंने वहाँ पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, वहाँ पर उन्होंने अफ़गान तालिबान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कवर की, वहाँ पर वो लोगों से भी मिले, वहाँ पर जो दीगर कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, इन तमाम सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। नंबर जो उस हवाले से बात करेंगे उनके साथ। और हम इसी के साथ जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्होंने जो बयान दिया उसमें ये था कि अफ़गानिस्तान बारे तमाम तज्ज़िये और अंदाज़े गलत साबित हुए। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी और खून खराबा टल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वज़ारत ख़ारजा में मुनक़िदा इलाकाई वज़राए ख़ारजा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये सब कहा, और अफ़गानिस्तान की तारीख के एक अहम लम्हे पर मिल रहे हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के वाक़यात ने भी सब कुछ साबित कर दिया है। बिल्कुल जी, और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है जी, आज
मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल बदल जाते हैं इंसान जाना। बिल्कुल। और शिराजी मैं आपको बताऊं, जब बारिश की खबर आती है ना तो मुझे जो है ना वो अंदर से ही बस एक खुशी की फीलिंग्स आती हैं बारिश की। लेकिन गजल खुशी जो है ना, शायर ने कहा था, फराज ने कहा था कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये बात भी ठीक है, लेकिन आपको बताते चलें कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सिंध में तेज हवाओं और गर्ज चमक के साथ बारिश हुई। बिल्कुल जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी हाँ, इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है और इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि कल बारिश की तवक्को है, यानी कि आज बारिश नहीं होगी। बिल्कुल। और आज की भी जो है महकमे मौसमियात ने गज़ल शाम के औकात में जो है बारिश की नवीद सुनाई है। और गज़ल इस्लामाबाद के बासी जो है ना वो बहुत रोमांटिक टाइप है। जब भी इस तरह का, जिस तरह आपने कहा ना कि जब बारिश शुरू होती है तो अंदर से आप खुश होती है, नाम सुनकर ही। अच्छा, जब नाम से जो है ना आप इतना आपको इतनी खुशी महसूस होती है, तो हाँ, तो जब भी शेर इक़्तिदार में बारिश जो है वो होती है तो शेर इक़्तिदार के जो बासी है मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट का रुख करते हैं। चाय जो यहाँ की मशहूर, मैं कहता हूँ कि वो मशरूब है कि चाय के ढाबों की जानिब वो रुख करते हैं, मुख्तलिफ जो होटल्स है वहाँ जाते हैं, चाय नोश फरमाते हैं, साथ ही साथ गरम गरम समोसे, गरम गरम पकौड़े। और सुबह सुबह ये बातें करके ना तो मेरा और ही मूड आप खराब कर रहे हैं। तो इसी के साथ जी बारिश की बहुत बातें हो गई। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किस तरह गैर फाल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात उठा दिए हैं। वाह जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम को मुतारफ कराने जाने के बाद जो है प्रोजेक्ट पर 37 एतराज़ात उठा दिए हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने ECP की दस्तावेज़ को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कत्ल की FIR करार देते हुए अगले आम इंतखाबात के दौरान सिस्टम को मुतारफ कराने का मुतालबा किया है। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ECP ने सेनेटर ताज हैदर की सदारत में मुसलसल दूसरे रोज मुलाकात करने वाले सेनेट के कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर को पेश किए गए एक दस्तावेजात में खबरदार किया कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है और इसका सॉफ्टवेयर आसानी से तब्दील भी किया जा सकता है। बिल्कुल जी, ये यकीनी बनाना तकरीबन नामुमकिन है कि हर मशीन ईमानदारी से काम कर सके। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बड़ी पैमाने पर खरीदारी और तैनाती और ऑपरेटर्स की बड़ी तादाद को ट्रेनिंग देने के लिए वक्त बहुत कम है। एक ही वक्त में मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ कराना नामुमकिन है। कानून के तहत जरूरत इस बात की है कि एक दिन पोलिंग तकरीबन नामुकम्मल होगी। ECP हुकाम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुंसलिक दीगर कई मसाइल का भी हवाला दिया। मजीद सामने आने वाले एतराज़ात में बैलेट की राजदारी, हर सतह पर सलाहियत का फुकदान, सिक्योरिटी की यकीनी और मशीनों को ब्रेक के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान संभालने का फुकदान, इंतखाबी तनाज़े की सूरत में कोई सबूत दस्तयाब नहीं होगा। बिल्कुल जी। और बैलेट पेपर में तब्दीली के हवाले से आखिरी लम्हात में अदालती अहकामात की वजह से डेटा इंटीग्रेशन और कन्फिगरेशन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मशीन रखने के लिए धूल और नमी से पाक मुनासिब दर्जा हरारत के जो है माहौल के गोदाम की अदम मौजूदगी भी एक मसला है। गज़ल बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी आसिफ शहजाद साहब ने, उनसे तफसील देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिफ शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए कि आपने हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त दिया। यकीनी तौर पर आप अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ के हालात जो है लम्हा ब लम्हा आप हमें दे रहे हैं। ज़रा मुझे बताइएगा कि अब तक आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या हो रहा है अफगानिस्तान में इस वक्त। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के हालात जो पिछली हुकूमत में थे वो कुछ दीगर के मुकाबले में कुछ सख्त थे, क्योंकि यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। जब तालिबान हुकूमत ने यहाँ पर टेक ओवर किया तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल किया है। यहाँ पर जो सारे शाम लोग जो थे वो घरों में दबक कर बैठ जाते थे,
جس کے بعد یہاں پر جو ہے حالات انتہائی کشیدہ تھے. تو اب جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بازاروں میں معاملات جو ہیں وہ معمول پر آ گئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ رات گئے تک یہاں پر ہوٹلنگ کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہیں باہر, لیکن پہلے نہیں نکل سکتے. ابھی جو ہے حکومت کا اعلان بھی ہو گیا اور حکومت سازی بھی مکمل ہو گئی ہے. تو انہوں نے اعلان بھی کیا جو 11 ستمبر کو جو ہے یہاں پہ حلف برداری کی تجویز ہوگی. 9/11 کو ہی جو امریکہ نے یہاں پر حملہ کیا تھا تو وہ بھی 9/11 کو ہی وہ یہاں پر حلف برداری بھی کرتے ہیں. اچھا آصف شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزارتوں میں ہم خواتین کو بھی شامل کریں گے, خواتین ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گی, لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے اس میں جتنے بھی ملا ہیں ان کو ہی وزارتیں دے گئی ہیں, کوئی بھی جو ہے لیڈیز سامنے نہیں آئی. ہاں جی بالکل, یہی سوال ہم نے جب کابینہ کا اعلان کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ خواتین کی شمولیت اس میں نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ابھی جو یہ 33 افراد پر مشتمل یہ کابینہ بنائی گئی, یہ بری کابینہ ہے. اس کے ساتھ جو شورا ہے وہ کام کرے گی. شورا جو ہے اس حوالے سے جو ان کو آگاہی کرے گی اور اس پر ورک آؤٹ کرے گی, اور جو خواتین ہیں اس کو بھی مزید آگے شامل کیا جائے گا. انہوں نے انکار نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف خواتین کو بلکہ جو سینئر سیاستدان ہیں جو کہ ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا جائے گا. اچھا آصف صاحب, آپ وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں, مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, ذرا مجھے بتائیے گا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ طالبان سے خوش ہے؟ دیکھیں جی, یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی خوش ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہی حکومت چاہیے کہ جس میں ہمیں اپنا تحفظ ہو, ہمیں جو رہائش ہو, ہمارا کھانا پینا ہو, خوراک ہو, وہ ہمیں وقت پر مل سکے. انتہائی کرپشن کا بازار جو تھا یہاں پر گرم تھا, جس کو ابھی انہوں نے آ کے پہلے جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہے اور کرپشن ختم کی ہے. تو یہ کہنا ہے کہ اس نظام میں ہم جو ہے پھل پھول سکتے ہیں کیونکہ اسی میں ہماری خوشحالی ہے. وہ بہت زیادہ خوش ہیں. سب سے بڑی بات وہ امن و امان کی جو انہوں نے بحالی کی ہے اس سے انتہائی تو یہ ان کو آزادی دی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ آزادی ہمیں طالبان نے دی ہے اور حکومت پر مکمل بھروسہ کر رہے ہیں اور اس پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے افغانستان کا دورہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے بھارت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک آگ لگ گئی تھی. تو اس دورے کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح تھا اور کیا کیا وہاں پر ہوا؟ بالکل جی, جب جنرل فیض یہاں پر آئے تو ہم بھی کابل میں ہی موجود تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے حکومت سازی اور دیگر جو شورا کی جو درخواست تھی اس پر آئے تھے, لیکن یہاں پر جو ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں بھارت, جو انہوں نے واویلا مچایا ہوا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں پنچ قبضہ کرنے کے لیے آئے, لیکن وہ یہاں پر ملاقاتوں کے لیے آئے تھے کیونکہ قریبی ہمسایہ ملک ہے. تو تمام ممالک کے جو سربراہان تھے, جو سیکورٹی سربراہان تھے, ان کو بلایا گیا تو ان کے ساتھ مشاورت کی گئی تھی کہ ہم یہ حکومت بنا رہے ہیں تو ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے ساتھ کیسے وہ ہوں گے. لیکن جو بھارت ہے اس نے اس کا الٹا ہی مطلب دیا اور مکمل طور پر واویلا مچا دیا. لیکن ایسی صورتحال کچھ بھی صرف مشاورت ہوئی, اور جو سیکیورٹی معاملات ہے, جو بارڈر معاملات ہے, کیونکہ یہاں سے بارڈر بند ہے, تو ہم بارڈر بند ہے, چمن بارڈر بند ہے, تو تمام جو افغان سٹیزن ہیں ان کو جانے میں مشکلات کا سامنا ہے. تو اسی لیے وہ جو معاملات تھے وہ ڈسکس کرنے تھے کہ بارڈر کھولنے ہیں, اور یہی یقین دلایا گیا کہ حکومت سازی ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ بارڈر کے مسائل بھی ہم اٹھائیں گے. اچھا آصف شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنج شیر کے حالات اب کیسے ہیں؟ پنج شیر مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں ہے. وہاں پر انہوں نے تمام معاملات ان کے گورنر آفس سمیت مرکزی راہداری اور جو دیگر اہم شعبے ہیں وہ مکمل طور پر انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں, اور جو وہاں کے جو والی ہیں ان کو بھی سیکورٹی سنبھال دی ہوئی ہے. جو فصل الدین بدخشانی صاحب جو کہ اس فتح میں برابر کے جو ہے وہ شریک رہے, ان کو جو ہے آرمی چیف کا عہدہ دیا گیا. اور تمام معاملات جو ہے فصل الدین بدخشانی جو ہیں وہاں پر جو خود سنبھال رہے ہیں, پورے افغانستان کے حالات وہ دیکھ رہے ہیں. وہاں پر جو عوام ہے وہ بھی خوش ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایک ہی حکومت قائم ہو
और क्योंकि एक सूबे में अलग हुकूमत, दूसरे सूबे में अलग हुकूमत, तो इस चीज़ से अवाम बहुत तंग थे। तो अभी पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान की हुकूमत है, दीगर कोई ऐसी ग्रो या कोई फिरका नहीं है जिसकी हुकूमत हो अलग से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सहाफ़ियों को वहाँ पर किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको कवरेज से वहाँ पर रोका तो नहीं जा रहा? जी बिल्कुल, देखें सहाफ़त तो एक ऐसा मैदान है कि जिसमें हम काम करेंगे तो मसाइल और मुश्किलात होते रहेंगे। बिल्कुल। आसिफ शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे अफगानिस्तान से। एक बार फिर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अच्छा आसिफ शहजाद साहब, सहाफत के बारे में आप बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जैसा कि मैंने आपको कहा, सहाफ़त एक मुश्किल शोबा है और इस मुश्किल शोबे जो है मुश्किलात लाजमी होती हैं। तो यही मुश्किलात जो है यहाँ पर भी बाज़ जगहों पे दरपेश हैं। जो मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, जिसमें और मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात भी जो है वो मना भी किया गया कि मुजाहरे पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। आप अफगानिस्तान में इस वक्त जंग की सूरत हाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम दुआगो है आपके लिए कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और इस तरह हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहिए। वाकई तो पर गज़ल रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। आपने जानिब से यही कहना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और कंटिन्यू जी बिल्कुल जी। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो है लोग इंतहाई खुश दिखाई दे रहे। मैं रिपोर्टिंग के हवाले से बात कर रहा था कि एक तरफ से फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ से जो है आप खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। फिर ये पता नहीं चलता कि आप सहाफ़ी है या आप आम शहरी है या फिर जो है आप अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से है। तो इस तरह के हालात में रिपोर्टिंग करना, सहाफ़त करना, लम्हा ब लम्हा अपडेट प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। और हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी जो है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। जी गज़ल। जी हाँ, इसके साथ अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कम तादाद, ख़वातीन का कम टर्न आउट, रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, इंतखाबी धोखाधड़ी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग, वोट खरीदना, अमन अमान की सूरत हाल, पोलिंग का अमला, बड़े पैमाने पर सियासी और इंतखाबी तशद्दुद और रियासत के साथ ज़्यादती को नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी। और हुकाम ने इस बात की निशानदेही की कि जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, इटली और फिनलैंड ने सिक्योरिटी की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तुर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात सुनने के बाद वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि एतराज़ात की फहरिस्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कत्ल की एफआईआर जैसे है। जी हाँ, उन्होंने अगले आम इंतखाबात तक इस पायलट प्रोजेक्ट को मुतारिफ कराने का मुतालबा किया और कहा कि हम यहाँ पहिए को दोबारा इजाद करने के लिए नहीं हैं। बिल्कुल जी। और एक बाखबर फैसला लिया जाना चाहिए। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो हुकूमत और वज़ारत साइंस इनसे निमटने के लिए तैयार है। जी हाँ शिराजी, वैसे ये एक रीज़नेबल बात है कि वाकई ही उसमें काफ़ी सारे एतराज़ात हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतलब कभी भी धांधली हो सकती है। जिस तरह के एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं, आई थिंक सो वो एतराज़ात ठीक हैं। बिल्कुल जी। और इलेक्शन कमीशन का काम ही ये कि वो इस तरह के जो हालात हैं उनको देखे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवाना, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास हर किस्म का जुगाड़ है। और कल मैं देख रहा था, एक स्टोरी मेरे नज़र से गुजर रही थी कि एल्फी डालने के बाद जो है आप हैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। तो अभी तक मुतारिफ भी नहीं हुआ और पाकिस्तानियों ने जुगाड़ तलाश कर लिए है। लेकिन एतराज़ात ठीक है, क्योंकि फिर वही बाद में धांधली और वही सब बातें चलेंगी। लेकिन उससे पहले जब एतराज़ात उठाएं, और वो ये सब वैलिड एतराज़ात हैं, आई थिंक सो, अगर आपने देखा हो तो। एग्जैक्टली बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर वैलिड एतराज़ात है। और इन सब हालात को देखकर ये जो है अहम फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो एतराज़ात हैं उनको दूर कर लिया जाए। उसके बाद जो है आप फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ करवाए या फिर किसी और तरीके से अगर आपने इंतखाबात करवाने हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो एतराज़ात उस पर उठ रहे हैं उसको पहले जो है आपने ख़त्म करने होंगे, क्योंकि जुगाड़ तलाश कर लिया है पाकिस्तानियों ने। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है रन करने के लिए जो अमला आपको चाहिए उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतने हमारे पास नहीं है सोर्सेज कि हम ये सब कुछ करें। इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। आपको बताएं, झूठी और जाली तब्दीली से
पाकिस्तान की जान जल्द छूटने वाली है, मरियम नवाज ऐसा कहती हैं। जी बिल्कुल जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्क के हर कोने में नाकाम हो चुकी है। झूठी और जाली तब्दीली से पाकिस्तान की जान जल्द छूटने वाली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो नून लीग अपने उम्मीदवारों के नाम बताएगी। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वकील ने केस की मजीद पैरवी से मातहत कर ली है, जबकि मैंने अमजद परवेज़ को कहा है कि आप ही मेरे वकील हैं। गज़ल इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे मखदूम हलीम कुरैशी से कि कल उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ पर, किस तरह मरियम नवाज वहाँ पर आई, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या मजीद उन्होंने जो है वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से कहा, किस तरह उन्होंने सवालात के जवाबात दिए। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे मखदूम हलीम कुरैशी जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं। मरियम नवाज कल आई और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को पार्टी नामजद करती है तो उनको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन गज़ल यहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ गई है, मुस्लिम लीग नून अलग, मुस्लिम लीग शीन जो है वो अलग हो गई है, यानी मुस्लिम लीग नून से मुराद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और शीन से मुराद शहबाज शरीफ इसी तरह है। और जब तक मखदूम आते हैं तब तक हम खबर को कंप्लीट करते हैं और आपको बताएं कि मेरे खिलाफ ये केस इंतकाम पर मबनी है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के सामने केस का कच्चा चट्टा सामने लाना चाहती हूँ। अदालत और कौम के सामने हकायक आने चाहिए ताकि मेरे खिलाफ केस कैसे बने पता चल सके। बिल्कुल जी, अदालत से हकायक सामने लाने के लिए वक्त मांगा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चौधरी निसार के पीपल्स पार्टी से मुतालिक बयान पर तबसरा नहीं करना चाहती, जबकि मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवालात के जवाबात से गुरेज किया। और इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्यों उन्होंने चौधरी निसार के हवाले से सवाल का जवाब नहीं दिया, क्यों पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने जो है सवालात के जवाबात नहीं दिए, क्या इन सब के पीछे वो गुफ्तगू शामिल है जो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई, या फिर एक मरतबा फिर से पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बनने वाली है, या इसके पीछे नवाज ने तो बिल्कुल साथ ही जो है वो मना कर दिया कि पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरे साथ बात ना करें। बिल्कुल जाके बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है जी सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर बनने वाली सीरीज कितने सीजन पर मबनी होगी, तमाम तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी है। सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर बनने वाली सीरीज कितने सीजन पर मबनी होगी? अदनान सदीकी ने इनकलाबी मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से बनने वाली टीवी सीरीज के बारे में, जिसका मदाहों को बेताबी से इंतजार है, मजीद तफसीलात बता दी हैं। अदनान सदीकी ने एक वेब शो के इंटरव्यू में सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर बनने वाली टीवी सीरीज के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट टीवी सीरियल नहीं बल्कि सीरीज के तौर पर बनाया जाएगा। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि ये फैसला अभी तक नहीं हुआ कि ये सीरीज कौन सी टीवी चैनल पर नशर होगी। अलबत्ता दोनों ममालिक के प्रोडक्शन हाउसेस के दरमियान मुआहदा हो चुका है। अदाकार ने मजीद ये भी कहा कि इस सीरीज के 3 सीजन होंगे और पहले सीजन की शूटिंग मुकम्मल तौर पर तुर्की में होगी, जबकि दूसरे सीजन की शूटिंग पाकिस्तान में भी होगी, जिसके लिए पूरा अमला पाकिस्तान आएगा। बिल्कुल जी, और इंतहाई अहम खबर है, इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये और बहुत ही मजा आएगा। आप सब भी देखिएगा और हम भी देखेंगे। बिल्कुल जी, इस तरह अर्तुगरुल गाजी को हमने बहुत ज्यादा देखा, बहुत पसंद मिली, उस तरह सलाहुद्दीन अयूबी भी हमारी तारीख के एक बाब है, हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम हिस्ट्री का। और उन पर मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी बल्कि शेर शाह सूरी, टीपू सुल्तान और जो दीगर हमारे हीरोज हैं उन पर जो है इस तरह की सीरीज बननी चाहिए ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल है जो कि तारीख से दूर होती जा रही है उन तक ये तमाम तफसीलात पहुँचे, वो देखे कि हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या किया था, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जी हाँ, अदनान सदीकी ने ये कहा कि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि कौन से टीवी चैनल पर ये आएगी, लेकिन दोनों जो है मुल्क उनके दरमियान जो प्रोडक्शन है उसके दरमियान मुआहदा तय हो चुका है और जल्द ही ये आ जाएगी। बिल्कुल जी, अहम खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से जो लोग देखना चाहते हैं मुख्तलिफ सीरीज को, मुख्तलिफ ड्रामों को। नजर आगे बढ़ेंगे और एक और खुशखबरी हमारे पास है। जी हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया से ही आपको बताएंगे कि इंतजार की घड़ियां खत्म, एप्पल आईफोन 13 की तकरीब रोनमाई।
बिल्कुल जी। एप्पल आईफोन 13 की तकरीबी रनमाई कब होगी, तारीख का ऐलान हो गया है। तफसीलात के मुताबिक अगर आप एप्पल के नए आईफोन्स के मुंतजर हैं तो ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। कंपनी की जानिब से आईफोन 13 सीरीज़ ने फ़ोन्स की तारीख रनमाई का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल जी, कंपनी की जानिब से एक इवेंट के दावतनामे अरसाल किए गए हैं जो 14 सितंबर को ऑनलाइन मुनक्किद होगा। इस दावतनामे में कुछ ज़्यादा इशारे नहीं मिलते, मगर महीनों से लीक्स और अफवाहों सामने आ रही है जिनसे मालूम होता है कि नए आईफोन्स और इवेंट्स में पेश होंगे। आईफोन 13 या जो भी कंपनी की जानिब से इसका नाम रखा जाएगा बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता साल के आईफोन 12 के अपडेट वर्जन में होगा और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होने का भी इम्कान है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि आईफोन्स का नोच छोटा होगा, जबकि ऑलवेज ऑन 120 जो है रेट वाले डिस्प्ले पर पहली बार एप्पल के फ्लैगशिप फोन का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल जी, और ये फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत जो है अहम खबर है कि अब आईफोन 13 भी सामने आ रहा है। गज़ल नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, स्टोरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तमाम स्टोरी जो है वो हम गरीब आवाम के लिए अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। पंजाब में आटे की गज़ल मैंने खुशखबरी का कहा था, आप वही रोटी महंगी, दालें महंगी, चिकन की कीमतों में इजाफा, खुदा का खौफ करे। सुबह सुबह का टाइम है, क्या कर रही है आप यार? आवाम को बताना भी तो है कि महंगाई हो चुकी है, बताना डराना है डराना है। आपको बताएं कि पंजाब में आटे की कीमत में मजीद 20 रुपए इजाफा। फ्लोर मिल्स ने आटे की एक्स मिल कीमत में मजीद 20 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में 20 किलो आटे का थैला एक 1200 रुपए और परचून निर्ख 1230 रुपए हो गए हैं। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी आपको बताना चलूं कि फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी गंदम की रिलीज न होने से कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम की कीमत 140 रुपए मन महंगी होने से आटे की थैले की कीमत में मजमूई तौर पर 140 रुपए का इजाफा हुआ है। जी हाँ, एक माह में आटे की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा किस तरह हो गया? 8 मरतबा इजाफा हुआ है और वाकई गरीब और 8 मरतबा जो है गजल ने आप सब पर ये बम गिराए है महंगाई के हवाले से। हर दिन मैंने तो आगाह किया है, हुकूमत बार बार जो है वो बम गिराती है। खुशखबरी की न्यूज हो ताकि हमारे जो व्यूवर्स है वो दुख सुख बांटना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन इस वक्त सुख की जरूरत है, दुख की जरूरत नहीं ना। जाहिर तौर पर इसी के साथ आगे बढ़ूं। जी हाँ, दुनिया भर के बल्लेबाजों पर बाबर आजम का राज बरकरार। वनडे रैंकिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। बिल्कुल जी, आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली, जबकि टी20 में दूसरी और टेस्ट में 7वीं पोजीशन बरकरार है। जी हाँ, खेल के मैदान से आपको बता रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, जिसमें आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लिश कप्तान जोए रूट हुक्मरानी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, केवी कप्तान केन विलियमसन दूसरे और स्टीवन स्मिथ तीसरे नंबर पर विराजमान है, जबकि मांस ल्यूशेंके, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, डेविड वार्नर, डेड कॉक और हेनरी निकोलसन जो है वो तीसरी नंबर से 10वीं पोजीशन पर काबिज है। जबकि टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पेन कमिंस बॉलर्स पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 8वीं पोजीशन पर काबिज है। जी हाँ, दीगर नंबरों पर रूही चंद्र एविशन, टम साउथी जोश और नेल विगार, ये सब जो हैं वो सीसी वनडे रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार है और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दूसरी पोजीशन पर विराजमान हैं। जबकि रोहित शर्मा, रोस टेलर, एरन फिंच और इसके साथ साथ जो जुई ब्रेस्टो, डेविड वार्नर, शाइपॉप, केन विलियमसन और डीकॉक तीसरी से 10वीं नंबर पर मौजूद हैं। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी खेल के मैदान से। और इसी के साथ आपको नेक्स्ट स्टोरी की जानिब लेकर जाते हैं। आपको बताएं, पावर गेम बदल रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की विकेटें गिराने लगी। बिल्कुल जी। जी हाँ, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कई मजे का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक
जी, और इसी के साथ आपको क्रिकेट की खबर बता रहे थे। और मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पे की कई सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया बिल्कुल है। जी, मुजफ्फरगढ़ से नून लीगी टिकट होल्डर मलक जमील, वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल मलक आबिद भापा और डीजी खान से जमीयत उलमा इस्लाम के जावेद सुमरो पीपीपी में शामिल हो गए। बिलावल भुट्टो ने इन तमाम रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। जी हाँ, और इसी के साथ यकीनन आपने बहुत इंजॉय किया होगा आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ को, आज की इंटरेस्टिंग खबरों को, और उस पे व्यूज़ भी जाने होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की, इसके बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया से आई फ़ोन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, इसके साथ खेल के मैदान के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर थी, और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त खुद ब खुद चोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, इतने अहबाब कहा हमसे संभाले जाते, हम भी गालिब की तरह कूचे जाना से मोहसिन, न निकलते तो किसी रोज़ निकाले जाते। क्योंकि मुझे तो कुछ बोलने का मौका नहीं दे रही थी तो मैंने कहा मैं पोइट्री कर लूँ। इसी के साथ जी हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। कल एक मरतबा फिर से टॉप स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक कहते हैं मेज़बान शिराज अहमद शिराजी और गज़ल अशरफ अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।